अपना एफएमसीजी की बात करते हैं, एफएमसीजी सेक्टर को आप इस समय पर किस तरीके से देख रहे हैं जब लगातार जो है स्पेंडिंग बढ़ाने की बात कही जा रही है, आम आदमी के जेब में पैसा जाने की बात की जा रही है, ऐसे में एफएमसीजी सेक्टर को आप ओवरऑल किस तरीके से देख रहे हैं सर? अंकित, यहाँ पे मैं ये कहना हम्म, चाहूंगा कि मैं एफएमसीजी कंपनीज पे तो न्यूट्रल हूँ, मगर राइट। एफएमसीजी स्टॉक्स पे मैं बेयरिश हूँ। और वो मैं अच्छा। हम्म। ये मैं आपको इस तरीके से मैं आपको कहना चाहूंगा अंकित, कि जी। जो हमारी जो एफएमसीजी की जो हम्म। ग्रोथ है, वो तो पिछले कुछ सालों में कुछ बहुत अच्छी ग्रोथ नहीं हुई है ओवरऑल। हम्म। अगर मैं कंपनीज की बात करूं तो रियल ग्रोथ बहुत ज्यादा नहीं हुई है, मगर हाँ, जो हुआ है हम्म। वो ये हुआ है कि एज एन इकोनॉमी जो है, हम लोग अनब्रांडेड से हम जो है थोड़े ब्रांडेड के ऊपर के पास बिल्कुल। आए हैं। जो हम्म। एक तरीके से जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर से हम लोग थोड़े ऑर्गेनाइज सेक्टर में आए हैं, तो उसके वजह से हम्म। हमें कुछ ग्रोथ देखने को मिली है। हम्म। अदरवाइज रियल ग्रोथ कोई बहुत ज्यादा ओवरऑल ऐसा कंट्री में एफएमसीजी में नहीं हुई है। मगर राइट। मैं स्टॉक्स पे मैं बुलिश इसलिए नहीं हूँ क्योंकि इंडिया में हम्म। वर्ल्ड की जो मोस्ट एक्सपेंसिव एफएमसीजी कंपनीज हैं वो इंडिया में हैं, इन टर्म्स ऑफ राइट। प्राइस अर्निंग रेशियोज एंड इन टर्म्स ऑफ अदर मेट्रिक्स। इंडिया हम्म। में केवल आईटीसी और एक दो छोटी कंपनी, आईटीसी और एक दो और कंपनीज को मैं अगर हटा दूं, राइट। आईटीसी, इमामी एंड मे बी डाबर टू हम्म। सम एक्सटेंट, तो हमारी हम्म। जो एफएमसीजी कंपनीज हैं वो 40, 50, 60 के पी रेशियो पे ट्रेड कर रही हैं। पूरे वर्ल्ड में एफएमसीजी कंपनियां कहीं भी 15 से लेके 20 के मल्टीपल से ऊपर ट्रेड नहीं करती हैं। और ये क्यों होता है? अगेन, डोमेस्टिक फ्लोज ऑफ मनी है। फंड मैनेजर्स बहुत बिल्कुल। सारे दे ट्राई टू हाइड बिहाइंड एफएमसीजी, कि भाई अगर मंदी हम्म। आई, अगर बाजार गिरे, तो हम बिल्कुल। एफएमसीजी वाले स्टॉक्स गिरेंगे नहीं। मगर वी हाँ। आर द मोस्ट ओवर वैल्यूड एफएमसीजी स्टॉक्स कंट्री इन द होल वर्ल्ड। तो इसलिए मैं हम्म। एफएमसीजी पे बिल्कुल भी मैं बुलिश नहीं हूँ। भले ही आप कंजम्पशन बूस्ट अगर आप करेंगे भी, तो हम्म। उसका ज्यादा फायदा तो देखिए ऑटो और कंज्यूमर ड्यूरेबल्स को होने वाला है। एफएमसीजी को उतना ज्यादा बड़ा फायदा नहीं होने वाला है, मगर ठीक है, कुछ फायदा जरूर होगा, बिकॉज कई आइटम्स जो हैं वो उनके ऊपर 0% जीएसटी हो गई है। तो ऑब्वियसली वो अनऑर्गेनाइज से जो है वो हम्म। ऑर्गेनाइज में तब्दील हो जाएंगे, बिकॉज अनऑर्गेनाइज को फायदा था कि वो जीएसटी कंप्लायंट नहीं थे। अब जब जीएसटी ही जीरो हो गई है, तो ऑर्गेनाइज्ड को बहुत बड़ा फायदा हो गया वीजा भी अनऑर्गेनाइज्ड। तो इसलिए आपको कुछ नंबर्स एफएमसीजी में बढ़ते हुए दिखेंगे अंकित, बट यू कैन नॉट जस्टिफाई द करंट एफएमसीजी वैल्यूएशंस। सो आई एम वैल्यूएशंस। वेरी बुलिश ऑन एफएमसीजी सेक्टर एज अ होल। अमित सर, लगातार 2025 ने बहुत सारे मतलब शॉक्स दिए हैं हमें लगातार। जिस तरीके से अगर हम बात करें, फार्मा को भी एक डिफेंसिव प्ले की तरह देखा जाता था और एफएमसीजी, इन दोनों ही सेक्टर्स को कहीं ना कहीं थोड़ा सा डिफेंसिव तरीके से यूज किया जाता था फंड मैनेजर्स की तरफ से। ऐसे में जो आप बात कर रहे हैं कि एफएमसीजी के पीछे छिपने की जो बात है फंड मैनेजर्स की, ऐसे में डिफेंसिव प्ले करने के चक्कर में क्या हमने कुछ रिस्की बेट्स तो नहीं ले लिए हैं सर यहाँ पे? एब्सोल्युटली रिस्की बेट्स ले लिए हैं बहुत सारे हम्म। फंड मैनेजर्स, इसलिए जो हैं वो एफएमसीजी में, फार्मा में, हेल्थ केयर में वो चले गए हैं बिकॉज ऑफ द डिफेंसिव प्ले। मगर बिलीव यू मी अंकित, आई एम अ हिस्ट्री ऑफ स्टूडेंट एंड इकोनॉमिक्स। मैं राइट। आपको ये कह सकता हूँ कि अगर आप 60 के पी रेशियो पे किसी ऐसी कंपनी को खरीद रहे हैं जिसकी की रियल ग्रोथ जो है वो शायद डबल डिजिट्स में भी नहीं है, तो वो जो हम्म। है उसको किसी भी डेफिनेशन से आप डिफेंसिव नहीं बोल सकते हैं। वो केवल नाम के लिए डिफेंसिव है। जब वो अपनी रियलिस्टिक वैल्यूएशन पे कभी अगर वो आई, तो आपको वहां पे 50% के कट्स देखने को मिल जाएंगे। सो आई बिल्कुल। थिंक कि बहुत सारे सो कॉल्ड डिफेंसिव्स जो हैं वो हम्म। एक्चुअली जो हैं दे विल बी इन सम केसेस वर्स देन इवन द मोस्ट साइक्लिकल सेक्टर्स। तो आई थिंक वन हैज टू बी वेरी कॉशियस, और मैं निवेशकों को यही सलाह दूंगा कि केवल हम्म। नाम के डिफेंसिव्स को जो है आप डिफेंसिव मत मानिए। आप जेन्युइनली देखिए हैव कि जो है उनके क्या पी रेशियोज हैं, उनका क्या अर्निंग पोटेंशियल है। अगर आपको लगता है कि उनकी अर्निंग जो है वो काउंटर साइक्लिकल है और आपको पी रेशियो भी ज्यादा नहीं देना पड़ रहा है, तो फिर मैं उसको डिफेंसिव कहूंगा। मगर अगर आपकी अर्निंग तो हम्म। काउंटर साइक्लिकल है, मगर आप उसके ऊपर 3 गुना ज्यादा पी रेशियो दे रहे हो, तो फिर जो है मैं उसको डिफेंसिव नहीं मानूंगा अंकित। बिल्कुल। लेकिन अमित सर, ये भी फिर समझना चाहेंगे कि आखिर जो फंड मैनेजर्स हैं उनके पास देखिए इनफ्लो जो है वो लगातार हम देख रहे हैं डीआईज की तरफ से, लेकिन अब सर जो फंड मैनेजर्स हैं उनके पास ऑप्शंस क्या बचे हैं? हमने अब लगातार ईटीएफ्स के थ्रू हमने बाहर का भी एक्सपोजर ले लिया है, लेकिन अगर हम अपने डोमेस्टिक मार्केट की बात करें, ओवर वैल्यूड है, आई एग्री, बट फिर ऑप्शंस क्या बचते हैं सर फंड मैनेजर्स के पास?
देखिए, फंड मैनेजर्स के पास ऑप्शन हम्म, है, मगर वो भी उसको यूज नहीं कर रहे हैं। फंड मैनेजर्स आज भी 95% इक्विटी पे बैठे हुए हैं, 95 राइट। 96%। अंकित, उनको जो है वो टैक्स पर्पसेस के लिए जो उनको मिनिमम जो अपना इक्विटी एक्सपोजर रखना होता है वो अराउंड 65% या समथिंग रखना होता है। तो उनके राइट। पास एक बहुत बड़ा रनवे है, देव गॉट अ रनवे ऑफ अबाउट एटलीस्ट 15-20%, जहाँ पे वो की नॉन इक्विटी एसेट्स पे भी जा सकते हैं। वो दे कैन बाय रीट्स, दे कैन बाय इनविट्स, दे कैन बाय बॉन्ड्स, दे कैन बाय लॉट ऑफ अदर थिंग्स। तो मैं मगर क्या है कि कोई भी फंड मैनेजमेंट कंपनी जो है वो ये उनके लिए एक बहुत बड़ा रिस्क हो जाएगा, क्योंकि अगर मार्केट वहां से बढ़ गई तो वो बहुत ज्यादा अंडर परफॉर्म कर जाएंगे और लोग जो है दे विल बी सिंगल्ड आउट। तो यहाँ पर जो है दे वांट टू बी इन द क्राउड, कि भाई इफ यू आर इन द क्राउड यू आर सेफ, इफ यू आर अवे फ्रॉम द क्राउड देन इफ यू गेट किल्ड यू विल गेट किल्ड अलोन। तो राइट। सिर्फ इस वजह से, इस जस्ट टू बी विद द क्राउड, ये सारे फंड मैनेजर्स जो हैं वो 95-96% इक्विटी पे बैठे हुए हैं। आई थिंक, राइट। आई होप उनमें से कुछ जो हैं वो बोल्ड स्टेप ले पाएं और अपना जो है वो नॉन इक्विटी एलोकेशन में, कैश की बात नहीं कर रहा हूं मैं, ये नहीं कह रहा हूं कि आप जो है वो पैसा निकाल के आप लिक्विड फंड में डाल दें, मगर देर आर राइट। एनफ अपॉर्चुनिटीज जहां पे आप जो है वो आप उसको इक्विटी से हटा के कुछ पोर्शन को अगर आप वहां पे ले गए, तो मैं समझता हूँ कि बहुत सारी ओवर वैल्यूएशन की प्रॉब्लम भी सॉल्व हो सकती है। बट इट्स अ पाइप ड्रीम, आई डोंट नो वेदर ये एक्चुअली ऐसा होएगा या नहीं, बट आई होप कि ऐसा हो पाए। आई बिलोंग टू एन एसेट, मेरी जो एसेट मैनेजमेंट कंपनी है, वी आर मल्टी एसेट। तो हमें जो है वो कोई इक्विटी में हमें कोई मिनिमम एक्सपोजर मेंटेन नहीं करना होता है। अगर हमें इक्विटी एक्सपेंसिव लग रही है तो आई कैन इवन बी इन सिंगल डिजिट्स राइट। ऑन इक्विटी एक्सपोजर। तो समझता हूँ धीरे धीरे करके इंडियन मार्केट है वो इतनी मेच्योर हो जाएगी कि लोग ये समझ जाएंगे कि आप, जरूरी नहीं है कि आपको इक्विटी में ही रहना है। अगर इक्विटी ओवर वैल्यूड है तो दूसरे एसेट क्लासेस हैं आपके पास। बिल्कुल सर। और लगातार सर मैं ये भी देख रहा हूँ, न्यू एज अगर हम कंपनीज की बात करें, टेक कंपनीज की, तो लगातार अब जैसा वैल्यूएशंस काफी महंगी हो चुकी हैं, तो स्टेबल इनकम की तरफ भी काफी लोग मूव कर रहे हैं। यहाँ पे ऐसा शिफ्ट भी देखने को मिल रहा है मार्केट के अंदर, ये कितना पॉजिटिव है सर? आई होप अंकित कि लोग जो हैं ये बात समझ लें कि ओवर वैल्यूड इक्विटीज को ये सोच के खरीदना कि आप 10 या 15 साल में आपकी अर्निंग ग्रोथ इतनी हो जाएगी कि वो ओवर वैल्यूएशन मैटर नहीं करेगी, दिस इज नाउ हाउ इट वर्क्स अंकित। राइट। मेरे पास हिस्ट्री में ऐसे हम्म। सैकड़ों एग्जांपल्स हैं जहां पे पीपल थॉट कि जस्ट बिकॉज देर इज अ वॉल ऑफ मनी, इनफाइनाइट मनी किसी एसेट क्लास में जा रहा है, तो वो हमेशा के लिए ओवर वैल्यूड रहेगी। वो ओवर वैल्यूड रहती नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं जाके जो वॉल ऑफ मनी है वो वॉल ऑफ सप्लाई बन जाती है, और जो वॉल ऑफ सप्लाई होती है वो कहीं ना कहीं जाके वॉल ऑफ मनी बन जाती है। ये सब हम्म। नेचुरल एक हिस्ट्री की बात है, एक प्रिंसिपल्स ऑफ नेचर है, प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स हैं, जो कि राइट। आप सदियों तक डिफाई नहीं कर सकते। यू कैन डिफाई देम फॉर अ फ्यू इयर्स बट नॉट बियॉन्ड। सो माय सेंस इज वी हैव अ बियर मार्केट व्हिच इज अहेड ऑफ अस, और वो बियर मार्केट इतनी सीवियर होएगी कि वहां पे बहुत सारे जो एसआईपी इनफ्लोज आ रहे हैं, दे विल बी फोर्स टू redeem their portfolios because they will not be able to tolerate 0% gains over 15 years. They will not be able to tolerate minus 20% return for 5 years. तो बहुत सारे जो एस आई पी इन्वेस्टर्स हैं ये अपने रिडेम्पशंस कर देंगे आने वाले 1 2 3 4 साल में, एंड दैट विल बी वेरी स्केरी पॉइंट फॉर इंडियन इक्विटीज, और वो होना है। तो मैं इन निवेशकों को यही कहूंगा कि अगर आपको उस सिचुएशन से बचना है तो आप बैलेंस्ड पोर्टफोलियो पे आइए। आप जो है प्योर इक्विटी प्लेयर मत बनिए, बैलेंस अप्रोच रखिए। कुछ पैसा इक्विटी में डालिए, कुछ पैसा फिक्स्ड इनकम में डालिए, कुछ पैसा जो है दूसरे एसेट क्लासेस में डालिए, और एक बैलेंस अप्रोच लेके चलिए। अदरवाइज दीज पोर्टफोलियो इम्बैलेंसेस दे कैन, अगर बहुत अच्छा टाइम चल रहा है तो आप पोर्टफोलियो इम्बैलेंसेस के बावजूद भी आप कुछ पैसा बना सकते हैं, मगर अगर कोई भी ग्लोबल बियर मार्केट आई या ग्लोबल रिसेशन आया तो आप ये विथस्टैंड नहीं कर पाएंगे।